नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राजनीति के बदलते गणित की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वह भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों का पारंपरिक आधार कमजोर हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय दलों खासकर भाजपा का विस्तार हो रहा है। जनता सुशासन, विकास और स्थिरता वाली राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ रही है, खासकर महिलाओं की, जो अब चुनावी परिणामों को तय करने वाली शक्ति बन चुकी है। ये सब मुद्दे आज के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं। भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। इसलिए जनता भाजपा पर अधिक भरोसा जता रही है। जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि कहां सुशासन है, किस राज्य में सुशासन है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात राजनीति के बदलते इस गणित की करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अक्कू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी से, जो वाइस चांसलर हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री प्रकाश जी। इस मुद्दे पर हम चर्चा करें क्योंकि मुद्दा जो है वो देश की राजनीति किस तरह मुद्दों पर प्राथमिकता पर बदल रही है। उससे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जनता विभाजन की नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। अक्कू श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और जो संदेश है इन चुनाव परिणामों का, जनता क्या चाहती है? जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है, आप कौन से मुद्दे देखते हैं? किन मुद्दों पर जनता अब जनादेश दे रही है? पहले तो बहुत आभार आपका। और सबसे बड़ी बात है ये, इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा ऐसा संदेश हमेशा वही होता है जो इस बार दिया है।
उसको सुशासन चाहिए, उसको मारधाड़ की राजनीति नहीं चाहिए, उसको काम चाहिए, उसको भड़कावे वाली राजनीति नहीं चाहिए। और उस लिहाज से उसने उन दलों को, चाहे वो क्षेत्रीय दल थे या क्षेत्रीय दल के नाम पर आप राष्ट्रीय दल हो गए हो, उनको उसने धीरे धीरे किनारे कर दिया। आप देखिए टीएमसी का, आपको ताज्जुब होगा, टीएमसी कभी राष्ट्रीय दल हुआ करता था और इस बार सत्ता से भी निकल जाने के बाद उसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा, वो राज्य का दल एक रह जाने वाला है। उसी तरीके से जो अभी राष्ट्रीय दल बचे हुए हैं, मतलब जो मेन है दो, अगर आप मान लें बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, तो बहुजन समाज पार्टी है और सीपीएम है, और एक आश्चर्यजनक जगत नॉर्थ ईस्ट का है एनपीपी, जो तमाम शर्तों की वजह से है वो। लेकिन बाकी दल जो इस तरीके की राजनीति करते थे, क्षेत्रीय दलों की राजनीति करते थे, वो राष्ट्रीय दल बनने की उनकी आकांक्षाओं पर ब्रेक लगा, समाजवादी पार्टी पर ब्रेक लगा, और इसी तरीके से आरजेडी पे भी ब्रेक। एक दौर में आरजेडी बनने वाली थी, लेकिन वो ब्रेक लग गया। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि देश की जनता एक चाहती है कि उसको सुशासन की राजनीति मिले, उसे भड़कावे की राजनीति ना मिले, उसे राष्ट्र से प्रेम करने वालों की राजनीति मिले, और वो ये चाहती है कि ये सब कुछ होता हुआ दिखे। सिर्फ आप विध्वंस की राजनीति करें, सिर्फ आप बंटवारे की राजनीति करें, वो कतई नहीं चाहती है। और इस बार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा सामने आया, वो बहुत काम का आया। टीएमसी ने जो बर्बादी शासन में की, वो उसके खिलाफ में हुआ। द्रमुक के खिलाफ में इसी वजह से आवाज उठी, और केरल में तमाम विवादों के बावजूद भी सत्ता को इसलिए रिटेन किया कि उन्होंने राष्ट्रहित में काम की बात की, राष्ट्रहित में रहने की वायदे किए। पुदुचेरी बहुत छोटा सा राज्य है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा उस पर बातचीत नहीं की जा सकती है। लेकिन केरल में क्या हुआ, केरल में भी सत्ता का अदला बदला जो हुआ है, वो एक परंपरागत रूप से वहां पर होता चला आया है। और जो मैंने पहले उदाहरण तमिलनाडु का दिया था कि वहां पे भी क्या हुआ, स्टालिन की सत्ता इसलिए गई, स्टालिन का राज रहते भी स्टालिन की पार्टी के दल है, वो और सिमट जाएगी, क्योंकि उसने बहुत बर्बादी वहां सुशासन में की है, गुंडई में की है, और इस वजह से उसको लोगों ने नकार दिया। जी जी बिल्कुल अक्कू जी, लेकिन श्री प्रकाश जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, एक तरफ भाजपा शासित राज्य हैं, दूसरी तरफ गैर भाजपा शासित राज्य हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई हो गई, डीएमके चुनाव हार गई तमिलनाडु में, और केरलम में वामपंथी दल चुनाव हार गए, उनका गठबंधन चुनाव हार गया। लेकिन आसाम में, पुदुचेरी में बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में फिर से वापस आ गया। यह अंतर क्या दिखाता है, क्या बताता है? पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया, और अक्कू श्रीवास्तव जी ने जो बातें रखी, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है। अब लोगों को हिंसा से, विभाजन से या दुराव से बहुत चिढ़ होने लगी है। जन सामान्य रोजगार चाहता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, और अपनी सुरक्षा भी चाहता है। पश्चिम बंगाल के परिदृश्य को देखेंगे तो पिछले चुनाव के बाद जिस तरह से वहां मारकाट मची थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनके घरों को जलाया गया, लोग अपने घरों को छोड़ करके भागने को मजबूर हुए, उससे यह संदेश पूरे देश में गया कि वहां सुशासन नाम की चीज बची ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत सद्भावना तृणमूल कांग्रेस के लिए बची हुई थी, वो भी खत्म हुई। एसआईआर का मुद्दा राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। उस मुद्दे को जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय स्वरूप दिया, उस मुद्दे को जिस तरह से धार्मिकता का चोला पहनाने का प्रयास किया, वह भी उनके ऊपर बहुत तेजी से बैकफायर हुआ। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो नारी बंधन अधिनियम है, उसका साथ न दे करके भी 50% आबादी के मन में एक बड़ा संशय पैदा किया इन राजनीतिक दलों ने। और चुनाव एक अवसर होता है आम जनता को अपना आक्रोश
दिखाने का, जी, उसको महसूस कराने का, तो वो जनता ने यहाँ किया। जहां तक आसाम का सवाल है, आसाम में सुशासन जीता है, नीतियों की स्पष्टता जीती है, नेतृत्व की स्पष्टता जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां चुनाव लड़ा और बहुत लंबे समय से चरणबद्ध तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार, अपनी नीतियों का परिलक्षण जनता के बीच में कर रहे थे, उसका लाभ आसाम में उनको मिला। आसाम पर कहीं कोई संशय नहीं था कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, हेमंत बिस्वा शर्मा वापस नहीं लौटेंगे, ऐसा कहीं कोई संशय नहीं था। पांडिचेरी छोटा सा राज्य है, लेकिन वह छोटा सा राज्य बड़ा शांत राज्य है जी। वह शांत राज्य भी अब इस मुख्य धारा के साथ अपने उन्हीं उद्देश्यों को स्थापित करने में सफल रहा है कि हमें सुशासन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। आप स्वयं सोचिए, पश्चिम बंगाल में रहने वाले तमाम लोगों के रिश्तेदार पूरे देश में रहते होंगे जी। तमाम किसानों के खाते में प्रत्येक तीसरे महीने कुछ अनुदान भारत सरकार की तरफ से पहुंचता है। जो स्वास्थ्य योजना का लाभ पूरे देश में पहुंच रहा है, वह सारा लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा था जी। तो राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, राजनीतिक कल्याणकारिता की तरफ जा रही है और व्यक्ति तथा समाज राजनीति और सत्ता के साथ अपने सुख साधन और अपनी संपन्नता के उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। इस नाते यह अच्छा परिणाम पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिला है। अक्कू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में एक शब्द का इस्तेमाल किया, भरोसा, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, बीजेपी एनडीए सरकारों पर जनता का अधिक भरोसा है। हर दल के पास नेता भी हैं और नीति भी है, अपने अपने दल के हिसाब से हर किसी की नीति है, हर सरकार अपनी नीति पे चलती है और हर सरकार ये कहती है, जिस भी दल, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में सरकार थी, सुशासन की बात ममता बनर्जी भी करती थी और वो भी कहती थी कि हम कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, डीएमके भी यही बात कहती थी, लेफ्ट भी यही बात कहता था। तो ये अंतर क्या है, नीति और नेता का जो अंतर है आज आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है और जो दूसरे दलों का नेतृत्व है, नीति है, इसमें क्या कुछ अंतर है? बहुत अंतर है इसमें। क्या? आपको याद होना चाहिए कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब प्रधानमंत्री ने चुनावों से कुछ महीने पहले किसानों के लिए राशि की घोषणा की, तो उसी के वक्त में राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2000 रुपए 3 महीने में मिलेंगे, यानी कि साल में आपको 8000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने तो 72,000 रुपए कर दिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया था कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार ने क्या किया था, उसने वो शुरू कर दिया। तो डिलीवरी और वायदे में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वायदा उनका धरा रह गया, डिलीवरी काम आ गई। इसके पहले भी क्योंकि सरकार एक टर्म पूरा कर चुकी थी, तो उसने कई चीजों को अमली जामा पहनाया, चाहे वो 370 का मामला हो या और मामले हो, तो उसमें सरकार का एक रुख समझ में आया और सुशासन की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा परिवर्तन एक 5 साल में देखने, 2 चीजें बहुत बड़ी एकदम से देखने को मिली, सुशासन की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा जो प्रोसेस बाद में हम जिनको राम मंदिर और बाकी चीजों का उल्लेख करते हैं, वो बाद के टर्म में हुए, लेकिन उस समय तक ये स्थापित हो गया था कि जो ये कहते हैं वो हम कर रहे हैं। दूसरा, भाई कई और राज्यों ने सोशल, क्योंकि अब ये राजनीति जो है वेलफेयर स्टेट, हम लोग सब लोग हैं, मतलब सभी राज्य हैं, लेकिन वेलफेयर की राजनीति करके जो डीबीटी का क्रम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का क्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, उसमें कोई छेद नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री ने। ये जो बहुत बड़ा राजनीति का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, पहले भ्रष्टाचार नीचे से हो जाता था, ऊपर भी होता था, अब एक लेवल पे ये हो गया है कि जो पिरामिड है, ना ऊपर भ्रष्टाचार होने की संभावना होती है, ना नीचे भ्रष्टाचार करने की संभावना दिखाई जाती है। नीचे डीबीटी वाला बहुत बड़ा मामला होता है। आपको याद होगा राजीव गांधी ने कहा था कि 15 पैसे पहुंचते हैं आम आदमी पे। तो जब इस सरकार ने 100 पैसे पहुंचाने शुरू किए, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, तो वो सुशासन का इंपैक्ट था।
और उसी सुशासन के इम्पैक्ट को कुछ राज्यों ने लागू करने की कोशिश की। झारखंड में लागू किया उन्होंने, तो अच्छे से लागू किया, वो फिर वापस आ गए। लेकिन टीएमसी में गड़बड़ क्या हो रही है, सिर्फ पैसा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपकी अस्मिता को हम कैसे बचाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को हम कैसे बचाते हैं, देश में हम बने रहने की चाहत हमें, अगर इस बार अगर बंगाल में गलती से अगर टीएमसी चुनाव जीत जाती तो ये बात सच है जो बाद में पीछे कही जा रही है कि शायद अगले चुनाव तक जो पश्चिम बंगाल से आवाजें कुछ और तरीके की आती और हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता, हमारी सेनाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता, हमारे केंद्र सरकार को बहुत संघर्ष करना पड़ता कि पश्चिम बंगाल वहीं का वही रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लूट खसोट बची थी। दूसरा, आम आदमी के लिहाज से उसको सुविधाएं आप कितनी देते हो ये दूसरा सवाल है, लेकिन लूट खसोट का लेवल जो नीचे के लेवल पे हो जाता है। आज पश्चिम बंगाल में पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है कि एक छोटे से काम कराने के लिए सरकार के पास जाइएगा तो आपको महीनों काम नहीं होगा, लेकिन वो पार्षद के दलाल के पास जाइएगा और उसको कुछ चढ़ा जो उसका निश्चित चढ़ावा है वो चढ़ाइएगा, फौरन हो जाएगा। मकान 50 गज का होगा तो 50 गज के मकान के बनाने के लिए अगर आप नगर निगम में अप्लाई कीजिएगा 4 महीने अनुमति होगी, लेकिन वो दलाल के थ्रू जाइएगा तो दूसरे दिन आपके पास अनुमति होगी, लेकिन शर्त होगी कि आपको हमारी दुकान से ही माल खरीदना पड़ेगा, आपको हमारी ही दुकान से सरिया ईंटा ये, यानी कि आपके मकान की कीमत 20% बढ़ जाती है। फिर हर चीज में वहां किराएदार का मामला यह है कि अगर किराएदार कोई आदमी आ गया तो 11 महीने बाद उसको फिर दलाली देनी पड़ेगी, जो कोई जरूरत नहीं अगर उसी मकान में रह रहा है। तो ये सब इतने आरजी कर वगैरह के मामले में जो भुक्तभोगी था वो देखिए एक तरफ है और दूसरी तरफ जो हमला करने वाला था या आरोपी था वो दूसरी तरफ था, उसके समर्थन में लोग आ गए। तो ये एक तुष्टीकरण की नीति के तहत जो सब काम किया जा रहा था वो जनता देख रही थी और उसको उस डर में भी उसने, ये बंगाल की जनता का श्रेय होगा बहुत बड़ा कि उसने उस डर में भी हिम्मत पे आगे निकल करके वोट डालने की कोशिश की और देश को एक नया सवेरा दिया है। और इसी तरीके से डीएमके में क्या हुआ, डीएमके सिर्फ लालच की राजनीति करती रही है, लेकिन उससे ज्यादा और उससे अब क्योंकि काउंटर उसी करना है तो टीवीके ने भी किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उनको सहयोग कर रही हो, लेकिन ये बदलाव बहुत बड़े संकेत है कि हमें अच्छा काम चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, व्यवहार कुशल होने चाहिए और राष्ट्रहित सबसे बड़ी बात। जी बिल्कुल अक्कू जी, क्योंकि देश की जनता के सामने, राज्य की जनता के सामने, मतदाताओं के सामने सभी दल होते हैं, उनका घोषणा पत्र भी होता है, नेता भी होते हैं और नीति भी होती है। जनता ये भी देखती है कि कौन सा दल किस नीति को, जो उसने वादा जनता से किया होता है, उस नीति का क्रियान्वयन किस ईमानदारी के साथ करता है, जमीन पर किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। और नेता की साख, नेता का भरोसा, यानी जो नेतृत्व कर रहा है दल का, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, जाहिर तौर पे नीति और नेता को लेकर जो भरोसा है वो एक महत्वपूर्ण कारक बनकर भारत की राजनीति में उभरा है। लेकिन श्री प्रकाश जी, एक बड़ा मुद्दा जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में खासतौर से देखने को मिला, क्षेत्रीय असीमता का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने विकास को प्राथमिकता दी। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बात चाहे पश्चिम बंगाल में हो, ममता बनर्जी जी ने कहा कि बंगला का मुद्दा उन्होंने उठाया कि बंगला अस्तित्व का सवाल है। इसी प्रकार तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की बात की गई, तमिल प्राइड की बात की गई। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को मैं यहां श्रेय दूंगा। जब पश्चिम बंगाल में उन्होंने भाषा का मुद्दा उठाया तो माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बहुत स्पष्टता से कहा गया, अमित शाह जी के द्वारा बहुत स्पष्टता से कहा गया कि जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा वो बांग्ला भाषी होगा, यहीं की मिट्टी में पैदा हुआ होगा। तो जो अस्मिता के मसले थे उस मसले को उन्होंने बहुत संजीदगी से संभाला और जनता को संदेश देने में सफल हुए। श्री राम भगवान के साथ साथ मां काली का जो तुलनात्मक स्वरूप वहां तृणमूल के लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया, उसको भी बहुत संजीदगी से, क्योंकि धार्मिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, दैव रीत नीति में विश्वास करते हैं, तो उसको भी उन्होंने बहुत सहजता से
जनता के समक्ष रखा और जनता ने विश्वास किया, जनता ने भरोसा किया। जनता भी जानती है जिस व्यक्ति को पार्टी ने पिछले सालों से काम दे रखा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बना रखा है, लगातार वो सड़क पर ममता बनर्जी और उनकी राजनीति का सामना कर रहा है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति विशेष में पार्टी की निष्ठा भी है, पार्टी उसको आगे बढ़ा रही है। दो जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगहों पर उन्होंने ममता बनर्जी को ही हराया, पिछली बार भी हराया। तो बहुत कुछ अस्पष्ट था पश्चिम बंगाल की राजनीति में, नेतृत्व को लेकर के, नेतृत्व के विचार को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां के स्थानीय मुद्दों को भी संभाला, जो राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर है उसको भी बहुत अच्छा नेतृत्व दिया हुआ है। तो इस नाते कोई संशय उनकी नीति में और नेतृत्व में नहीं रहा जी। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु में भाषाई राजनीति बहुत प्रमुखता से आती है जी। भाषा फार्मूला जरूर आया, लेकिन आप ये देखें तमिल संगमम का जो पिछले 2 वर्षों से एक कार्य, काशी तमिल संगमम का कार्य वाराणसी में हो रहा है, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जी। और ये अब जनता को समझ में आने लगा है कि ये जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में बने हुए हैं, वो भाषा का प्रश्न अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए उठा रहे हैं। वास्तव में जमीनी स्तर पर इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा है। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं कुछ साल पहले एक बार चेन्नई गया, तो वहां मैंने पूछा कि संस्कृत में कितने विद्यार्थी सीबीएसई एग्जाम दे रखे हैं। तो मनोज जी, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मुझे बताया वहां के प्राध्यापकों ने कि बहुत अच्छी संख्या में संस्कृत भाषा का एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र 10वीं 12वीं में वहां के विद्यार्थी देते हैं। आप वहां के मंदिरों में चले जाएं, कोने कोने में मंदिर आपको मिलेंगे और जिस तरह का जी संभाषण वहां पर होता है, उससे आपको स्वयं ही निष्ठा बनने शुरू हो जाती है। भाषा का मुद्दा जरूर बनाया गया, लेकिन भाषा का वह मुद्दा जनता के मन में पहुंचा नहीं, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार है, केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी में तमिल संगमम के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम पिछले वर्षों से हो रहा है, और फिर इसी तरीके से काशी संगमम वहां पर भी होता, तो उसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव बिल्कुल श्री प्रकाश जी को मिला है जी। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय असीमता का मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भी एक सीमा देखने को इस चुनाव में मिली। बात चाहे पश्चिम बंगाल का नतीजा हो या तमिलनाडु का, दोनों राज्यों की जनता ने विकास को प्राथमिकता दी और जो राष्ट्रीय हित हैं जिसका जिक्र अक्कू जी ने किया उसको महत्वपूर्ण माना। खासतौर से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आया। लेकिन अक्कू जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्षेत्रीय दलों की स्थिति, उनका आधार घट रहा है और देश में जो राष्ट्रीय दल हैं, खासकर बीजेपी, उसका विस्तार हो रहा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्षेत्रीय दलों की संख्या अगर आपको देखें तो मतलब 5000 से ज्यादा है, अगर रजिस्टर्ड और वो मान ली जाए उसको। और सरकारें फिर बहुत कम बचती हैं, धीरे धीरे जिस तरह बच रही है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज 20 से ज्यादा एनडीए के साथ में 20 से ज्यादा सरकारों में, राज्यों में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हो रहा है वो कोई सरकार का विस्तार नहीं हो रहा है, वो एक बरगद का विस्तार हो रहा है। और जो नीचे ही नीचे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, दाएं बढ़ता है, बाएं बढ़ता है, और पूरे उसका आपको देखिए, पूरी पूरब की बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी हो गई, नॉर्थ में नहीं, पूरा पूरब उसका हो गया है। नॉर्थ तो है ही पूरा उसका, दक्षिण में उसकी शुरुआत हो चुकी है, केरल में उसका मेयर है एक राजधानी में, उसके अतिरिक्त वहां विधायक हैं, तमिलनाडु में उसके विधायक हैं, तेलंगाना में वो नंबर 2 की पार्टी हो गई है, आंध्र प्रदेश में वो एक बहुत बड़ी भूमिका में आ रही है। तो ये धीरे धीरे जो प्रक्रिया हो रही है, ये देश की पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर कांग्रेस अगर देश की पार्टी है तो देश की पार्टी के विजन के साथ चलना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि एक पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका नेता जो है अंडमान निकोबार में जाकर के इतनी क्षेत्रीयता को बल देता है, जैसे लगता है कि वहां पर वो क्षेत्रीयता जो है वो देश से अलग हो जानी चाहिए। उसी तरीके से
पश्चिम बंगाल में जब उनके भाषण होते हैं, वैसे इस बार तो उनके भाषण ही कम हुए वहां पर, और इसी की वजह से वहां बहुत बुरी हाल रही है उनकी पार्टी की, तो वो ऐसा लगता है कि ये हिस्से को किनारे ही कर देना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रवाद कोई भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं करा रखा है जी। आप चाहे तो आप करा लीजिए, मैं चाहूं तो मैं करा लेता हूं, कांग्रेस चाहे कांग्रेस करा लेता है, तो लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति उन्हें इस बात की परमिट नहीं करने देती है छोटे अन्य राष्ट्रीय दलों को, कथित राष्ट्रीय दलों को, कि वो इस तरीके की बात कर सके। उनको लगता है ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उठ रहा, तो क्षेत्रीय दलों को भी बुरे नहीं है। मेरा तो मानना है कि देश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुत मजबूत होने चाहिए, उनकी जड़ें अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है भाई, उसको और फिर देश को रखने वाली पार्टी रही है, लेकिन उसके नेता अगर उसके कर्म ठीक नहीं होंगे तो वो एक रीजनल स्थिति से भी खराब स्थिति में होने की दिक्कत है। जी बिल्कुल अक्कू जी, मतदाता संतुलित नीतियों की मांग कर रहा है। दरअसल अब वो पार्टियों से, दलों से, सरकारों से काम भी चाहता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति चाहता है, लेकिन संतुलित नीतियों के साथ, किसी का तुष्टीकरण नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा श्री प्रकाश जी आपसे है, क्योंकि इस चुनाव में जो महिला मतदाता हैं उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में मतदान में भागीदारी की और उसका एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों की अगर मैं बात करूं तो तेजी के साथ जो महिला मतदाता हैं वो एक निर्णायक भूमिका निभा रही हैं जनादेश में। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जागरूकता का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं का लाभ सीधे सीधे उनको मिल रहा है। आज उनकी किटी में पैसा भी है। तो जब कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में होता है तो उसकी सहभागिता परिवार के निर्णयों में भी बढ़ती चली जाती है और परिवार भी उसको महत्व देना शुरू करता है। तो महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है, चाहे उनके परिवार का स्तर हो, चाहे उनकी शिक्षा का स्तर हो, चाहे उनके व्यवसाय का स्तर हो, चाहे उनकी नौकरियों में भागीदारी का स्तर हो या परिवार की निर्णय प्रक्रिया में हो। तो वही समाज में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो समाज में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। करीब 20 साल 30 साल पहले जब हम लोग पंचायती राज पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो हम लोग यही कहा करते थे कि यह एक सिंबल के तौर पर उनको वहां पर बिठा दिया गया, वास्तव में उनको कोई अधिकार दिए नहीं गए। जी श्री प्रकाश जी, जाहिर सी बात है महिलाओं का मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अधिकार, राजनीति में भागीदारी, संसद में, विधानसभा में भागीदारी का संकल्प रखते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो जनादेश आया है उसने एक बार यह साबित कर दिया है, पांचों राज्यों क्या जो नतीजे आए हैं कि महिलाओं की भागीदारी अब निर्णायक हो रही है, वो तय कर रही है। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में जिस प्रकार के नतीजे आए हैं उसने राजनीति के बदलते गणित का प्रकटीकरण किया है। अक्कू जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्री प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।